अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। सवाल लिखें। टोटल सेल्स फॉर द ईयर, टोटल सेल्स फॉर द ईयर 2026 है। समझ नहीं आई तो मैंने क्या कहा? सीआर में सेल्स नहीं होती। टोटल सेल्स फॉर द ईयर 2026 12 मिलियन, 12 मिलियन रुपए। गुड्स आर सोल्ड विद 1 ईयर वारंटी। गुड्स आर सोल्ड विद 1 ईयर वारंटी। जो 2026 में सेल्स हुई हैं उनमें से, बल्कि नहीं, वो सारी सेल्स 31 दिसंबर 26 आखिरी दिन हुई हैं, फिर पूरा साल फैली होंगी। तो अगर एक साल की वारंटी है तो जो सेल्स 1 जनवरी 26 को हुई थी उसकी वारंटी कब खत्म होगी? जो 1 जनवरी 26 को चीजें बेची थी उनकी वारंटी 31 दिसंबर को खत्म होगी कि 1 जनवरी 27 को खत्म होगी? जो 1 जनवरी 26 को सेल की थी, साल की वारंटी है, उसकी वारंटी 31 दिसंबर 27 को एक्सपायर 26 को एक्सपायर होगी कि 1 जनवरी 27 को? अच्छा अच्छा, चलें। अगर एक दिन की वारंटी होती है, एक दिन की तो जो चीजें 1 जनवरी को बेची हैं उनकी वारंटी अच्छा यार भाई, 2 जनवरी को खत्म होगी ना, तक एक दिन की वारंटी है तो अगले दिन ही जाके खत्म होगी ना। यानी ये जो वारंटी है, जिस दिन चीज बेची है, कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूं, उससे अगले दिन से शुरू हो रही। तो 1 जनवरी 26 को जो चीज बेची है उसकी वारंटी 1 जनवरी 27, ठीक। और इसी तरह जो 31 दिसंबर 26 को चीजें बेची, 31 दिसंबर 27, तो वो जो 2026 पूरा साल में चीजें बेची हैं उन सब की एक एक करके सही वारंटी कब खत्म होगी? 2027 में। जितनी चीजें 2026 में बेची हैं, अगर उनकी वारंटी एक साल की है तो सब की वारंटी 27, किसी की 1 को खत्म हो रही होगी, किसी को 2 को, किसी की मार्च में, किसी की जुलाई में, यानी 26 की जितनी सेल्स हैं उन सब की वारंटी 27 में खत्म हो रही है। ओके क्या लिखा जी? विद 1 ईयर वारंटी। पास्ट एक्सपीरियंस शोज, past experience shows that 20% goods, 20% goods, past experience shows that 20% goods return for minor repairs, minor repairs, and 5% goods, 5% goods return for major repairs. Major repairs. Expected cost of, expected cost of
माइनर रिपेयर्स, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ माइनर रिपेयर्स 2% ऑफ सेल वैल्यू, 2% ऑफ सेल वैल्यू, यानी जो भी प्रोडक्ट जितने का भी बेचा होता है हमने, तो उसका 2% के बराबर रिपेयर पे खर्चा आ जाता है, माइनर खर्चा है तो। एंड कॉस्ट ऑफ मेजर रिपेयर इज 10% ऑफ सेल वैल्यू। हम अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर चीजों में माइनर मसला निकला तो उतना खर्चा होगा जितना उसकी सेल वैल्यू के 2% के बराबर बनता है और अगर मेजर खर्चा निकला, मेजर रिपेयर आई, तो उतना खर्चा होगा जितनी उसकी सेल वैल्यू का 10% बनता है। आपसे रिक्वायर्ड है amount of provision for warranty repairs, amount of provision for warranty repairs as at 31 दिसंबर 26, assuming नो क्लेम्स। अच्छा, इस अज्यूमिंग वाली बात का अभी फिलहाल आप मतलब इग्नोर करें, बस लिख लें। ये अगले सवाल में समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब था, अभी बस लिख लेना। क्या कितना लिखवा है? अज्यूमिंग नो क्लेम्स रिगार्डिंग 2026, रिगार्डिंग 2026 सेल्स, रिगार्डिंग 2026 सेल्स वर रिसीव्ड टिल ईयर एंड। इस अज्यूमिंग के बाद वाली बात को फिलहाल इग्नोर करें, अगले सवाल में वजह बताऊंगा। बाकी जो ऊपर वाला सारा डाटा है करें कैलकुलेट।
हाँ जी, टोटल सेल्स कितनी थी? 12 मिलियन। हमें इनमें से माइनर रिपेयर आने की कितनी उम्मीद लगती? यानी इतनी वर्थ की गुड्स माइनर रिपेयर के लिए आएंगी, और अब ये उन गुड्स की सेल वैल्यू निकल आई, और जो रिपेयर का खर्चा आएगा वो सेल वैल्यू का 2% होगा। ये और 12 मिलियन में से हमें उम्मीद है कि 5% चीज़ें मेजर रिपेयर के लिए आएंगी, ये उनकी सेल वैल्यू हो गई, और इस वैल्यू का 10% रिपेयर का खर्चा। जी, सबसे उस रूम में बेटे कोई मसला सवाल? उस रूम में किसी को कोई मसला? यार मेरा रिपोर्टर किधर गया? इस क्लास का रिपोर्टर कौन है? अगला सवाल लिखें। अच्छा, प्रोविजन हम किस खर्चे की बना रहे हैं? मतलब वो खर्चा हो चुका है, होना है ना, हम यही तो बना रहे हैं कि एक्सपेक्टेड आउटफ्लो होगा, तो हम प्रोविजन उस खर्चे की बना रहे हैं जो भी होना है। तो अगला सवाल लिखें, सारा डाटा सेम है पिछले सवाल वाला, एक्सेप्ट एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट incurred on claims received during the year, regarding current year sales was 50,000। ये जो 2026 की सेल्स हैं जिनको जनवरी में सेल्स की थी, तो वो क्या अगले 1-2 महीने में क्लेम के लिए नहीं आ सकते? आ सकते हैं। तो 2026 में जितनी सेल्स हुई हैं उनमें से कुछ क्लेम 26 में भी तो आएंगे होंगे। तो अब मैंने आपको बताया कि इतना क्लेम आ चुका हुआ है, और ये जो ये वाली अंग्रेजी थी ये कि 2% नहीं 20% माइनर रिपेयर आएंगे, 10% मेजर रिपेयर के लिए वापस आएंगे। ये मैंने कहा था कि एस्टीमेट फॉर प्रोविजन है, ये वर्ड लिखा था एस्टीमेट फॉर प्रोविजन नहीं। हमारा बेस्ट अंदाजा ये है कि इतने क्लेम आते हैं, और प्रोविजन हम क्यों बनाने लगे? क्योंकि अभी आने हैं क्लेम। तो अब इस सवाल की रिक्वायरमेंट सेम है अगर, तो अब क्या फर्क पड़ जाएगा सॉल्यूशन पे? इसका मतलब नहीं समझ आई। चले मैं बताता हूं। पास्ट एक्सपीरियंस है कि 20% और 5% इतने लोगों को मसला आएगा और वो वारंटी क्लेम करने आ जाएंगे। ये हमारा पुराना अंदाजा है कि साल में इतना होता है, इतना उस पर खर्चा आ जाएगा। ये हमारा खर्चे का बेस्ट अंदाजा है। प्रोविजन क्यों बना रहे हैं? वो खर्चा जो हमारे जिम्मे तो पड़ चुका है लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो इसी 2026 से रिलेटेड अगर कुछ लोग क्लेम लेने आ गए और हमारा खर्चा हो गया, तो अब हमें प्रोविजन कितने की बनानी चाहिए? बाकी की। इसकी बनेगी प्रोविजन। क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया ना, ये प्रोविजन नहीं कैलकुलेट की, ये हमारा बेस्ट अंदाजा है कि इतना खर्चा होगा। तो जितना हो चुका वो तो हो चुका, तो जो बाकी रह गया उसकी प्रोविजन बनेगी। अब देखें, जो मैंने पिछले साल की रिक्वायरमेंट में लिखवाया था, अज्यूमिंग
तो पिछले सवाल में मैंने कहा था कि अभी तक एक्चुअल कोई आया नहीं था, क्या पता सारे आखिरी दिन आ जाए, तो इसलिए हमने पूरे 108 की प्रोविजन बना ली थी। लेकिन अब दूसरे सवाल में इतना क्लेम आ चुका था तो इसलिए प्रोविजन बाकी की बनाई। जी बिल्कुल, सितंबर वाले का अक्टूबर में आएगा, नवंबर वाले का दिसंबर में आ गया होगा, क्योंकि चीजें बेचते ही साथ हो सकता है अगले दिन आ गया हो। तो पहले सवाल में अभी तक क्लेम आया नहीं था, लेकिन आ सकता है, क्या पता सारे आखिरी दिन आ जाए। तो इसलिए जो हमारे खर्चे का अंदाजा था यह है खर्चे का अंदाजा। पिछले सवाल में असल में अभी तक कोई क्लेम नहीं आया था, तो अंदाजा हमारा पूरा 108 है, तो पूरे की उम्मीद हमने लगाई, इच्छा हो सकता है आखिरी दिन आ जाए, इसकी प्रोविजन बना ली। दूसरे सवाल में स्टिल ये हमारे खर्चे का बेस्ट अंदाजा है, और जब इतना खर्चा असल में हो चुका तो बाकी फिर शायद इतना ही और होगा, तो माइनस करके जो बाकी आएगा उसकी प्रोविजन बनेगी। ये दोनों सवालों में फर्क आया समझ बेटे? चलें और लिखें सवाल। अब इसमें मैं यूनिट्स और पर यूनिट ले आता हूं जी। कल थी आप क्लास में? प्रोविजन की अमाउंट क्या होनी चाहिए? नहीं, इस सवाल में नहीं पूछ रहा, वैसे मेजरमेंट पढ़ी है कल। बेस्ट अंदाजा जितना खर्चा होगा, देखिए हम प्रोविजन बना क्यों रहे हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पास्ट इवेंट की वजह से, हम कोई हरकत कर चुके हुए हैं जिसमें फंस गए हैं, या कोई ऐसा वाकया हो गया जिसके नतीजे में हमें खर्चा करना पड़ेगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। खर्चे से जान नहीं छूट सकती। हमारे रेलिवेंट एक्सपर्ट का अंदाजा है कि 50% से ज़्यादा चांस है खर्चा करना पड़ेगा, आउटफ्लो प्रोबेबल है, और वो एक्सपर्ट अंदाजे भी लगा सकता है, तो प्रोविजन बन जाएगी। इस सवाल में इशू क्या था? हम किस चीज़ की प्रोविजन बनाने बैठे? हम वारंटी दे चुके, गुड्स बेच चुके, और लोगों को अगर मसला आया तो वो हमारे पास गुड्स वापस लाएंगे कि हम रिपेयर करें। हमारा अंदाज़ा है कि चीज़ें ख़राब निकलती हैं, तो जब चीज़ें ख़राब निकलती हैं उनमें मसले होते ही होते हैं, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, हम वारंटी देकर चीज़ें बेच चुके। आउटफ्लो प्रोबेबल है, हाँ हमारा अंदाज़ा है कि खर्चे होंगे ही होंगे, क्लेम निकलेंगे, मसले आएंगे ही आएंगे, और हमारा एक्सपर्ट अंदाजे लगा सकता है, तो हम प्रोविजन बनाने लगे। प्रोविजन बनेगी बेस्ट एस्टीमेट की। तो ये जो बेस्ट एस्टीमेट लगाया है, यस, ये प्रोविजन की अमाउंट निकालना चाह रहे थे हम। पहले सवाल में ये प्रोविजन थी, यही बेस्ट एस्टीमेट है, ये प्रोविजन है। पहले सवाल तक बात ओके। दूसरे सवाल में मैंने फर्क ये किया कि हमने जो ये कैलकुलेशन की है, इस कैलकुलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोविजन की अमाउंट निकालना। लेकिन ये अमाउंट हमने कैलकुलेट किस चीज की है? हमारा बेस्ट एस्टीमेट के खर्चा कितना होगा, उस बेस्ट एस्टीमेट से प्रोविजन बनने लगी है। लेकिन ये अमाउंट कैलकुलेट किस चीज की हुई है कि इतना हमारा बेस्ट अंदाजा है कि खर्चा होगा। चले मैं मिसाल बदल लेता हूं, मुझे लगता है कि शायद मैंने इससे बात नहीं अच्छी समझा पा रहा। एक बच्चा हॉस्टल में आ रहा है घर से खर्चा लेके महीने का। अब वो घर से जो खर्चा लेकर आ रहा है, एक तो है ना फीस, रेगुलर खर्चे, उसके अलावा वो एक अंदाजन अमाउंट लेके आ रहा है कि इतना बेस्ट अंदाजा है कि इतना हॉस्टल में खर्चा हो जाएगा। अब वो जो अंदाजा लगा रहा है खर्चे का अंदाजा, लेकिन अंदाजा क्यों लगा रहा है? कि इतनी अमाउंट घर से लेकर आनी है। तो जो खर्चे का अंदाजा लगा रहा है उसका बेस्ट एस्टीमेट है, और अंदाजा लगा क्यों रहा है? कि उतनी अमाउंट घर से लेकर आनी है। तो खर्चे का अंदाजा लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इतनी अमाउंट की प्रोविजन बनानी, इतनी अमाउंट की एंट्री करनी है। ये बात समझ आ रही? अब जब वो खर्चे का अंदाजा लगा के अमाउंट घर से लेकर आ रहा था, तो फिर पता यह चला कि वो हॉस्टल का किराया तो अब्बा जी ने वैसे ही ट्रांसफर कर दिया था, या फलाने खाने का खर्चा वो तो पहले ही दे दिया था। तो अब वो जो बेस्ट अंदाजा खर्चों का लगाया था, उसने हॉस्टल का किराया भी रखा था, खाने का भी रखा था, अंदाजा लगाया था, लेकिन उसका असल खर्चा तो हो चुका। तो अब इस बात से क्या फर्क पड़ेगा? जो अमाउंट घर से लेकर आनी है, अगर माँ बाप को बेवकूफ नहीं बनाना, तो जो अमाउंट घर से लेकर आनी है उसमें से वो खर्चा माइनस हो जाएगा ना। तो हम ये बेस्ट अंदाजा लगा रहे थे कि इतना खर्चा होगा रिपेयर पे। ये अंदाजा लगा क्यों रहे थे? प्रोविजन बनानी थी, ठीक है बना दी प्रोविजन।
लेकिन हमारे खर्चे के बेस्ट अंदाजे में से अगर कुछ वाकई हो चुका है तो वो तो हो गया, तो अब जो बाकी मजीद होगा फिर उसी अमाउंट से प्रोविजन बनेगी। और किसी को इस पे अभी डाउट? यस है, डाउट है? अगला सवाल लिखें, इसमें मैं यूनिट्स ले आता हूं। उस रूम में बेटा सवाल किसी का? A business sells products A and B. A business sells product A and B with 3 months warranty. With 3 months warranty. Total sales for the year 2026. Total sales for the year 2026. Product A, $2.4 million हैं, 2.4 million रुपीज। और प्रोडक्ट बी 5.6 मिलियन रुपीज। ये पूरे साल की सेल्स बताई मैंने। और ए की कितनी बताई है? 2.4 मिलियन रुपीज। उसके साथ ब्रैकेट में लिखें रुपीज 1500, 1500 पर यूनिट, 1500 रुपये पर यूनिट। और दूसरी क्या बताइए? 5.6। उसके साथ लिखिए 2000, 2000 रुपये पर यूनिट। Past experience shows that 10% of product A, 10% of product A and 5% of product B return for warranty claims. Return for warranty claims. Expected cost of repair for product A is 150 per unit. And for product B 75 रुपये पर यूनिट। अगर क्लेम आया और रिपेयर करना पड़ा तो प्रोडक्ट ए का एक यूनिट रिपेयर होने में 150 रुपये लेगा और प्रोडक्ट बी 75 लेगा। मैंने वारंटी पीरियड कितना बताया?
3 महीने। और सेल्स कितने अरसे की बताई हैं? पूरे साल की बताई। अच्छा, अगर कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं बताई तो पूरे साल की सेल्स जितनी भी हैं वो इवनली होती हैं, मतलब हर महीने बराबर। अच्छा जी, उसके बाद लिखिए एक्चुअल रिपेयर क्लेम्स actual repair claims incurred till year end were as follows. ये Q1 2 3 4 क्या है? क्वार्टर। अच्छा, जिस पीरियड की वारंटी खत्म तो फिर क्लेम और नहीं आएंगे, है ना? जो पीरियड की वारंटी एक्सपायर हो गई वो क्लेम तो अब दोबारा नहीं आएंगे ना। तो ईयर एंड पे हमारी इस वक्त मेन टेंशन क्या होगी कि क्लेम आ सकते हैं। हम किस सेल से, किस पीरियड की सेल से रिलेटेड फिक्रमंद होंगे? फोर्थ क्वार्टर की, क्योंकि 3 महीने का है ना वारंटी पीरियड। तो जो आखिरी 3 महीने में बेची हैं चीजें, उन्हीं की वारंटी अभी वैलिड है। जो पहले 9 महीने हैं उनकी वारंटी खत्म, तो वो जो होना था हो गया। तो हमारा इस वक्त फोकस है आखिरी क्वार्टर। आखिरी क्वार्टर वाली बात ओके, क्योंकि वारंटी 3 महीने की है ना। सेम रिक्वायरमेंट है आपसे, अमाउंट ऑफ वारंटी, सॉरी, अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर रिपेयर्स रिक्वायर्ड एट 31 दिसंबर 26। हमें ईयर एंड पे जो स्टिल पेंडिंग मामले हैं उनकी जो प्रोविजन बनानी है उसकी अमाउंट आपसे रिक्वायर्ड है। अब मैंने इसमें यूनिट्स डाल दिए हैं और रिपेयर कॉस्ट भी पर यूनिट डाल दी। करें सॉल्व। हाँ जी, बात तो आपने सोचनी है, लेकिन हाँ ऐसे ही मैंने आपको सेल्स पूरे साल की दी हुई है, लेकिन इस वक्त हमारा मसला सिर्फ आखिरी क्वार्टर की सेल से होगा। पहले 9 महीने की सेल्स सब सेटल हो चुका, वारंटी खत्म हो चुकी भी है। ये नहीं, रुपए हैं, रुपीज हैं बस। 1200 रुपए थोड़े लग रहे हैं।
हाँ जी, अच्छा देखता हूँ। पहले तो हम अपने सवाल से ना अपनी रेलिवेंट सेल्स निकालते हैं, जो कि आखिरी क्वार्टर की सेल्स है फॉर फोर्थ क्वार्टर। यार पता नहीं कुछ शर्मा शर्मा नहीं पूछ रहा शायद। ये बात समझ आ गई कि हम सिर्फ चौथे क्वार्टर की सेल्स को कैलकुलेट, वाकई नहीं यार उस रूम में। अच्छा चलो पास है सारे। फिर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के महीनों की जो सेल्स हैं सिर्फ उन्हीं की वारंटी अभी वैलिड है, क्योंकि जो सितंबर के बिल्कुल आखिर में, मतलब जो चीज़ें 30 सितंबर को बेची थी उनकी वारंटी कब ख़त्म होनी थी? 31 दिसंबर, बस ख़त्म हो गई वो। तो 30 सितंबर तक की जितनी भी सेल्स थी उन सबकी वारंटी ख़त्म हो चुकी हुई है। जिन्होंने आना था वो आ गए हुए हैं। अब उन पिछले 9 महीनों की सेल से रिलेटेड कुछ पेंडिंग है ही नहीं हमारा वादा, तो इसलिए प्रोविजन तो हम कैलकुलेट करते हैं ना जिस वादे में हम फंसे हुए हैं, और कल खर्च करना पड़ेगा। तो पहले 3 क्वार्टर सेटल हो गए हुए हैं, तो हमारी कैलकुलेशन इस वक्त सिर्फ चौथे क्वार्टर से रिलेटेड है। तो चौथे क्वार्टर की सेल्स तो अमाउंट निकालें पहले। बल्कि अमाउंट भी क्या, मैंने आपको रिपेयर कॉस्ट यहां पर 2% ऑफ, इसलिए मैंने सेल वैल्यू निकाली थी ताकि 2% मल्टीप्लाई कर सकूं। अब मैंने रिपेयर कॉस्ट दी है पर यूनिट, तो फिर मैं सेल यूनिट्स निकालता हूं। तो आखिरी क्वार्टर के 2.4 मिलियन रुपए में से पहले तो आखिरी क्वार्टर की सेल निकाली, और एक यूनिट कितने का बेचा, तो 1500 से डिवाइड करें तो ए के यूनिट्स आ जाएंगे। बी साल की सेल 5.6 मिलियन, पूरे साल की सेल है, क्वार्टर की सेल आ गई इतनी, एक यूनिट बेचा हमने 2000 का, 700। ये आ गए हमारे आखिरी 3 महीने में बेचे हुए यूनिट्स। यहां तक एतराज। अब जो रिपेयर कॉस्ट है, यानी हमारे प्रोविजन नहीं, खर्चे का अंदाजा, खर्चे का अंदाजा निकाल रहा हूं पहले। अच्छा यही प्रोविजन बनाऊं कि ना बनाऊं, ये क्या देखकर सवाल में फिक्र हो रही है कि जितना एक्चुअल आ चुका हुआ है, तो इसलिए हम जो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं ये वाली, ये हम प्रोविजन की अमाउंट नहीं खर्चे का अंदाजा कैलकुलेट कर रहे हैं। वो बाद में फैसला करते हैं कि इसी अमाउंट की प्रोविजन बना दें या इसमें से कुछ माइनस कर लें। तो हम निकाल जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो खर्चे का अंदाजा है। हमारा अंदाजा कि प्रोडक्ट ए के 400 में से कितने यूनिट्स क्लेम के लिए आएंगे, 10%। ये जो आंसर बनेगा ये यूनिट्स हैं, तो इनटू 150 पर यूनिट 6000। बी के 700 यूनिट्स में से 5% यूनिट्स क्लेम आने की उम्मीद है, ये आ गए यूनिट्स, इसलिए मल्टीप्लाई होगा 75 पर यूनिट से, 2625। ये है हमारा खर्चे का बेस्ट अंदाजा। लेकिन जितना इस आखिरी क्वार्टर के अगेंस्ट असल क्लेम आ चुका हुआ है वो तो आ गया, तो जो बाकी और आएगा उसकी बनेगी प्रोविजन। तो इस खर्चे के अंदाजे लगाने के बाद प्रोविजन बन जाएगी ए के 6000 माइनस 1200।
बी का 2625 माइनस 1000 1664। जी बेटे अब बताइए जिससे ये अमाउंट नहीं निकली और अभी भी समझ नहीं आई, कोई एतराज इख्तलाफ है तो बताइए। हाँ भाई पूछना है? कर देते थे। आप कह रहे हैं पूरे साल का टोटल खर्चा निकालें, उसमें से सारे असल खर्चे माइनस कर दें और बाकी की प्रोविजन बना दें, ये कह रहे हैं आप। उसमें गलती क्या होगी, आपने जो सारे पूरे साल के खर्चों की कैलकुलेशन की वो हमारा अंदाजा है ना, लाजमी उतना ही खर्चा होगा। अगर आप गौर करें तो हमारा खर्चे का अंदाजा होता है इतना और हर क्वार्टर का इतना, जबकि इस क्वार्टर में असल में 6000 की बजाय 5500 हुआ, उसमें असल में 2625 की जगह इतना हुआ, दूसरे क्वार्टर में भी थोड़ा पहले कम रह गया था उसके बाद ज्यादा हो गया। तो हर क्वार्टर में ऊपर नीचे हो रहा है, वो तो हमारा खर्चे का बस बेस्ट अंदाजा है। जो बात आप कर रहे हैं ना कि हम पूरे साल की टोटल कैलकुलेशन कर लें और उसमें से ये माइनस कर लें और जो बाकी बचे वो प्रोविजन बना लें, तो उसका नुकसान ये होगा कि इनमें भी जो कमी रह गई है वो भी प्रोविजन बन जाएगी, जबकि जो पहले 9 महीने हैं उनकी तो प्रोविजन अब वैलिड ही नहीं है, उनके तो टाइम पीरियड ही खत्म हो गए हुए हैं। तो इसलिए हमें कैलकुलेशन सिर्फ चौथे महीने के लिए करनी है। ये बेटा सबको क्लियर है, क्योंकि मैं आई स्टैंड मिक्स करने लगा हूं। ये वाली कैलकुलेशन सब ओके? यार इतने ज़हीन बच्चे, हाँ भाई उस रूम में बाकी से तो पूछा करना है पहले। सब ओके? यार किस तरह के लोग हैं, सबको सब समझ आ गया? अच्छा चले मैं आई स्टैंड मिक्स करके सवाल बनाता हूं, और लिखें सवाल। अब बिजनेस सेल्स गुड्स, अगला सवाल आई स्टैंड मिक्स करने लगा हूं उसमें। अब बिजनेस सेल्स गुड्स विद 3 month वारंटी, अवेज ये क्या है? हेड काउंट भी किया करो। अच्छा तो हेड काउंट भी तो करो ना, कितने लोग प्रेजेंट है। वो तुम पीछे बैठ के कर लो। क्या लिखा? बिजनेस गुड्स बेचता है विद 3 month वारंटी और हाँ जी और क्या हो सकता था? 3 months वारंटी। सेल्स फॉर लास्ट क्वार्टर ऑफ सेल्स फॉर लास्ट क्वार्टर ऑफ 2026 वर एज फॉलोज। अक्टूबर 2026 3 मिलियन, नवंबर 4 मिलियन, दिसंबर 5 मिलियन रुपए हैं। ये रुपीज़ हैं। अक्टूबर की 3 मिलियन है, नवंबर की 4 मिलियन है और दिसंबर की 5 मिलियन है। ये हो गई सेल्स की अमाउंट। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस,
10% goods, 10% goods return for 10% goods return for warranty claims and estimated repair cost is 9% of sale value. of sale value. अच्छा, मेरे अंदाजे के मुताबिक ना अब तक एक सवाल शायद किसी के जहन में बन चुका हो, पूछा नहीं किसी ने, इसलिए मैं खुद ही बता देता हूँ, या पूछेंगे तो बताऊंगा। चले मैं बता देता हूँ, क्योंकि जवाब मैं उसका वैसे भी अभी नहीं देने लगा एक कल या परसों बताऊंगा, मोस्ट प्रॉब्ली कल। ये जो हम लोग प्रोविजन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कब कर रहे हैं? ईयर एंड पे। तो यही काम पिछले साल भी किया होगा, हर साल के एंड पे ये काम करते होंगे। तो जब असल में खर्चा आ जाता होगा तो वो इतना ही होता होगा, कम ज़्यादा हो सकता है, तो उस डिफरेंस का क्या करें? हैं? सवाल नहीं समझ आया? हाँ, तो ये 1-2 क्लासेस के बाद जब मैं यूज़ ऑफ प्रोविजन पढ़ाऊंगा तो दे दूंगा इसका जवाब। क्या लिखा अभी? 10% चीज़ें वापस आएंगी क्लेम के लिए और ख़र्चा होगा 9%। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट इनकर्ड, एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट इनकर्ड in respect of last quarter's sale were as follows। ये जो आपको मैंने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की सेल्स बताई हैं, इनके हवाले से कुछ क्लेम्स तो आ ही गए होंगे, तो उन पर जो खर्चा आया है वो है एज फॉलोज। अच्छा, अब ये जो एज फॉलोज है ना, इसमें रिलेटिंग टू सेल्स फॉर द मंथ ऑफ, एक ये कॉलम है, और एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट एक कॉलम है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। और ये वैसे तो मैंने रिक्वायरमेंट में बता ही देना है कि हम प्रोविजन कैलकुलेट कर रहे हैं एट ईयर एंड 31 दिसंबर 26, लेकिन और पक्का करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये IAS 10 फेज, यानी हम 2026 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते बनाते फरवरी के एंड पे खड़े हुए हैं अभी, तो ये 2 महीने भी गुजर चुके हुए हैं। IAS 10 हम 2026 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और जनवरी फरवरी भी गुजर चुका हुआ है, तो हमारे सामने जनवरी फरवरी का डाटा भी आ चुका हुआ है। तो ये जो मैं आपको एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट बता रहा हूं, इतनी नवंबर में हुई है, इतनी दिसंबर में हुई है, ईयर एंड तक इतनी हो चुकी हुई है, और उसके बाद 2 महीने और गुजर चुके हुए हैं, अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, तो उन 2 महीने की भी सामने नजर आ गई है, मैं वो लिखने लगा। और यहां पर फिगर्स
जो आनी है ना वो है इस तरह से। ये ईयर एंड है, तो ये अगले 2 महीने कैसे नजर आ गए? आइंस्टाइन फेज चल रहा है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते बनाते फरवरी का एंड आ गया हुआ है, तो हम फरवरी के एंड पे 2026 को फाइनल कर रहे हैं। ये टेबल का डाटा दोबारा समझाता हूँ। ये जो नीली नीली फिगर्स लिखी हुई हैं ये है एक्चुअल रिपेयर कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि अक्टूबर के महीने में जो सेल्स थी उनसे जो रिलेटेड क्लेम आया, इतना रुपए हमें नवंबर में क्लेम आए वो रिपेयर करने पड़े, इतने दिसंबर में आए, इतने जनवरी में आए, फरवरी में क्यों नहीं आए? 3 महीने खत्म हो गए, नवंबर दिसंबर जनवरी खत्म हो गए। जो चीजें नवंबर में बेची थी उनसे रिलेटेड जो क्लेम आए, एक तो बेचते साथ ही उस महीने में कुछ आ गए, फिर कुछ दिसंबर में आए, कुछ जनवरी में आए, कुछ फरवरी में आए। मैंने मार्च दिया नहीं हुआ, लेकिन मार्च में कोई क्लेम ना आया होता। क्यों? क्योंकि इसके 3 महीने पूरे हो गए। जो चीजें दिसंबर में बेची थी उनसे रिलेटेड जो असल रिपेयर कॉस्ट आई, कुछ दिसंबर में ही आ गए, कुछ जनवरी में आए हैं, कुछ फरवरी में आए हैं, और कुछ के लिए अभी मार्च बाकी है। तो अक्टूबर और नवंबर की वारंटी जनवरी फरवरी में खत्म हो गई, और दिसंबर वाले की मार्च अभी स्टिल पेंडिंग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम दिसंबर की बनाने लगे हैं। ये IAS 10 फेज का डाटा है। यहां तक नोटेड? रिक्वायरमेंट है। कुछ नवंबर में ही आ गए ना, जो नवंबर के शुरू में चीजें बेची होंगी उसके आगे होंगे 10-15 दिन के अंदर अंदर क्लेम।
देखो, जो चीज 1 नवंबर को बेची होगी उसकी वारंटी शुरू, अब उस कस्टमर के पास 1 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 फरवरी तक का टाइम है, तो उनमें से कुछ नवंबर में ही आ गए होंगे, कुछ दिसंबर में आएंगे, कुछ जनवरी में आए होंगे। जिन लोगों को हमने 28 नवंबर को चीजें बेची थी उनके पास फरवरी में भी टाइम होगा, तो वो लोग फरवरी में भी आ गए होंगे। रिक्वायर्ड है अमाउंट ऑफ वारंटी प्रोविजन, अमाउंट ऑफ वारंटी प्रोविजन रिक्वायर्ड एट ईयर एंड, दैट इज 31 दिसंबर 26। हम ईयर एंड 31 दिसंबर 26 पे खड़े हैं, प्रोविजन की अमाउंट निकालनी। मैंने अब इसमें आई स्टैंड मिक्स किया है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करें पहले सारे, फिर मैं तो बेटे कर ही दूंगा। अच्छा, एक हिंट जरूर दे देता हूं, क्योंकि IS 10 पढ़ाते हुए ना इस तरह की बात उस तरह ऑफिशियली हुई नहीं थी। अगर हमने किसी चीज के बारे में अंदाजा लगाया, अंदाजा, क्योंकि अंदाजा ही लगा सकते थे, यूजफुल लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू, प्रोविजंस, डाउटफुल डेट, NRV, ये सब अंदाजे होते हैं ना, बैड डेट। IS 10 फेज में अगर हमें कुछ एक्चुअल पता चल जाए और हम अपने अंदाजे इंप्रूव कर सकते हो तो एडजस्टिंग इवेंट होता है ना। चलें करें। 31 दिसंबर 26 ईयर एंड है, प्रोविजन की अमाउंट आपसे रिक्वायर्ड है, कोशिश करें सारे, मैं तो कर ही दूंगा, आप कोशिश करें बेटे। ये आपने सोचना है।
हाँ जी, हाँ जी, जो कोशिशें कर रहे थे इतनी देर में हो जानी चाहिए थी। हाँ भाई, बताना शुरू करूँ? जो मैंने आज की क्लास में सबसे पहला सवाल कराया, अगर उतना ही होता तो हमारा बेस्ट एस्टिमेट ऑफ खर्चा कितना? जी, अक्टूबर वाली सेल्स 3 मिलियन, इसमें से 10% चीज़ें वापस आएंगी और रिपेयर कॉस्ट होगी उसका नॉर्मल 27,000। नवंबर वाली सेल्स 4 मिलियन 36,000। दिसंबर वाली सेल्स 5 मिलियन, 10% वापस आएंगी, 9% खर्च होगा 45,000। जो आज की क्लास में सबसे पहला सवाल कराया, अगर उतना ही सवाल होता तो इस अमाउंट की प्रोविजन बना लेते। ये हमारा खर्चे का बेस्ट अंदाजा है। फिर उसके बाद जो दूसरा सवाल कराया था, और इनफैक्ट तीसरा भी, उसमें क्या नई चीज ऐड की मैंने, कुछ एक्चुअल पिक्चर सामने आ गई हुई थी। अगर ये वैसा सवाल होता जो दूसरा और तीसरा सवाल था तो बस सवाल में इतना डेटा दिया होता, ये ना दिया होता, और असल पिक्चर सामने आ गई होती। ये कितना, 16,500, 11,000, 4,500। तो प्रोविजन बनती 10,500, 25,000, 4,0,500। प्रोविजन इतने की बनती। दोबारा सुने, अगर सवाल इस क्लास का सबसे पहले सवाल जैसा होता तो ये आंसर था, दूसरे और तीसरे जैसा होता तो ये आंसर था। पहले यहां तक क्लियर कर लें सारे, यहां तक सब ओके। अगर हमें एक्चुअल पिक्चर कुछ पता ही नहीं है तो बस जो खर्चे का अंदाजा है उतने की प्रोविजन बनती। लेकिन दूसरा तीसरा सवाल जिसमें असल खर्चा पता चला है कुछ, वो माइनस कर लें, जितना बाकी रहता है उससे प्रोविजन बना लें। अब इस चौथे सवाल में मैंने चेंज ये की है कि फ्यूचर भी दिख रहा है, ये फ्यूचर है। हम लोग IAS 10 फेज से गुजार कर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल करते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती 31 दिसंबर वाली ही हैं। जैसे इस सवाल में जनवरी फरवरी गुजर गया, तो जनवरी फरवरी गुजरने के बाद IAS 10 फेज में एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट आने के बाद जो SOCI बनेगी उस पर क्या लिखा होगा, SOCI फॉर 14 मंथ्स एंडिंग फरवरी, नहीं वो 31 दिसंबर 26 ही होगा। SOFP एज एट 31 दिसंबर 26 ही होगा। वो हमें IAS 10 सपोर्ट कर रहा है कि कुछ और इंप्रूव करना चाहो तो कर लो, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं ऑफिशियली वो दिसंबर तक की। तो अब इस चौथे सवाल के अंदर हमें कुछ फ्यूचर भी दिखना शुरू हो गया। तो इस फ्यूचर का हम एक फायदा ये उठा सकते हैं, अगर IAS 10 फेज ना गुजरा होता, अगर हम 31 दिसंबर 26 पर ही वाकई खड़े होते, ये क्या है, हमारा बेस्ट अंदाजा कि जो बाकी महीने रह गए हैं उनमें इतना खर्चा और होगा।
हमारा बेस्ट अंदाजा कि जितने बाकी महीने रह गए हैं उनमें इतना खर्चा और होगा, तो ये हमारा 31 दिसंबर पे खड़े होकर बेस्ट अंदाजा है। लेकिन ये जिस चीज का हम अंदाजा लगा रहे हैं उसका असल हमें पता चल गया। जैसे इस मिसाल को यहीं रोक के मैं एक और बात बताता हूं, है अजीब सी लेकिन बात समझाने के लिए। एक क्रिकेट मैच चल रहा है और अभी वो चल रहा है और आप अपने दोस्त के साथ अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं कि तेरा क्या ख्याल है कौन जीतेगा, मेरा ख्याल है ये होगा। तो अब आपको एक टाइम मशीन मिली, आप उस मशीन में बैठे, शाम में गए और आपको असल मैच का रिजल्ट पता चल गया। अब आप वापस आ गए, अपने दोस्त के पास वापस आ गए, अब आपको मैच का असल रिजल्ट पता लग गया हुआ है। तो अब आप जो अपनी माहिराना राय देंगे वो वही देंगे ना जो असल पता लग गया है। लेकिन दोस्त को क्या कहेंगे कि मैं देख आया हूं आगे जाके। दोस्त को आप कहेंगे मेरा ख्याल है कि ये टीम जीतेगी, है जुमला यही बोलेंगे, मेरा ख्याल है वो टीम जीतेगी। लेकिन आप जो अपना ख्याल बता रहे होंगे वो असल होगा क्योंकि आप फ्यूचर देख आए होंगे। तो हम इस 10,500 के बारे में क्या कह रहे हैं, हमारा ख्याल है कि जो जनवरी फरवरी रह गया है उसमें इतना खर्चा और होगा। तो अब इस ख्याल की असल पिक्चर नजर आ रही है ना, तो अब हम अपने उस ख्याल को ठीक कर लेते हैं। माइनस किसमें, नहीं माइनस किसमें, ये इस लाल वाले माइनस की तरह नहीं, ये तो वो है जो ईयर एंड तक हो चुका हुआ है। माइनस तो यही करना है। प्रोविजन किस अमाउंट की बन रही है, जो कल खर्च होगा। तो हम उस होगा का अंदाजा लगा रहे थे, अब लगा हम अंदाजा ही रहे हैं लेकिन IS 10 की मेहरबानी से हम फ्यूचर देखा है जाके। तो अब जब हम फ्यूचर देख ही आए हैं और हमें पता लग ही गया है कि ये असल में कितना हुआ है, तो अब हम कहेंगे स्टिल, हम डायलॉग यही मारेंगे कि हमारा ख्याल है कि इतना खर्चा होगा, लेकिन अब हम उस ख्याल को असल वाला ख्याल बना देंगे। इसी तरह नवंबर में जो सेल्स हुई थी इनकी वारंटी कब एक्सपायर हो रही है, तो हम ये कह रहे थे कि हमारा अंदाजा है कि जनवरी और फरवरी में इतना खर्चा होगा। तो अब नजर आ तो गया है, ये हमें पूरी पिक्चर नजर आ गई। मार्च अभी भी नहीं नजर आया, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं और हमें फिर इसी अंदाजे पे ही चलना पड़ेगा। तो अब IS 10 फेज मिक्स होने की वजह से इस सवाल का अब आंसर क्या बन गया, हम 31 दिसंबर 26 पे प्रोविजन बना रहे होंगे 73। जी बेटे बताएं, इस सवाल में जो पॉइंट नहीं समझ आया मैं फिर कोशिश करता हूं। हाँ जी बेटा उस रूम में, बाकी उससे भी पूछो ना, कोई मसला नहीं किसी को, यार किसी को कोई मसला ही नहीं होता। किसी को कोई मसला नहीं।
ये जो अक्टूबर और नवंबर वाली सेल्स का मामला था, हमें इसकी कंप्लीट पिक्चर नजर आ चुकी हुई है। जैसे वो जो मैं मैच की मिसाल दे रहा था, वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे थे, एक दिन में 3-3 4-4 मैचेस हो रहे थे। जो मैच 1 था, टाइम मशीन में आप जितना को आगे जा सकते थे, शाम 7:30 तक पहुंच गए आप। मैच 1 पूरा हो चुका हुआ था, मैच 2 पूरा हो चुका हुआ था, मैच 3 अभी चल रहा था, ये अभी कंटिन्यूड था, और एक टीम ने कोई 170 बना लिए हुए थे। मैच 1 और 2 चूंकि पूरा फ्यूचर आप देख आए, तो वापस आकर अपने दोस्त को जब ये बताएंगे मेरा ख्याल है मैच 1 में इतना स्कोर होगा, मैच 2 में इतना स्कोर होगा, तो जुमला तो आप यही बोल रहे होंगे मेरा ख्याल है, लेकिन उस ख्याल में फिगर क्या बोल रहे होंगे, एक्चुअल। लेकिन मैच 3 चूंकि पूरा हुआ ही नहीं है, तो अब इस 170 का भी कोई काम नहीं। अभी तक 170 हो चुके थे, लेकिन पूरी पिक्चर ही नहीं पता, तो अब मैच 3 के बारे में आप क्या राय दे रहे होंगे, वो अपना अंदाजा ही बता रहे होंगे। तो चूंकि इनकी कंप्लीट पिक्चर पता चल गई हुई है, तो हमें इन अंदाजे को छोड़ के इसी को प्रोविजन बना लिया। इसकी चूंकि कंप्लीट पिक्चर नहीं पता, तो हमने इस 7 और 12 का कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कंप्लीट पिक्चर नहीं पता, और अपने अंदाजे ही को लेके चले। चलो ठीक है जी, कल और सवाल करते हैं। ठीक है।